अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हमने बायो एनर्जेटिक का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आज हम पढ़ेंगे एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो चलो स्टार्ट लेते हैं। एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। देखिए बेटा, मैं अगर आपको जनरल कुछ बातें बताऊं इस टॉपिक से पहले, तो इस दुनिया में जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, इसको एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी की जरूरत है। इस वक्त जो मैं बातें कर रहा हूँ, इट इज ड्यू टू द एनर्जी। एनर्जी ना होती तो मैं कुछ भी ना होता। तो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह हर एक मशीन को भी एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो इसको हम एनर्जी देते हैं, सीएनजी देते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह देते हैं, यानी सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस देते हैं, तभी जाके वो चलता है, वो काम करता है। अब बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिज्म के बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है। तो हमारे बॉडी में एक सेल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको हम एटीपी कहते हैं। This ATP provide energy to the human body or to the body of an organism। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? एटीपी मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं बेटा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इस टॉपिक से। मैं आपको पहले बताऊंगा ये कि हमारे पास सेल भी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करता है। जैसे प्रोटीन तैयार करता है, तो ये भी एक काम है, इसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। ग्रोथ करता है सेल अपना, तो उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। सेल डिवीजन करता है, जब सेल हमारे पास डिवाइड होता है, माइटोसिस और मियासिस में आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली इन सब कामों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सो दिस एनर्जीज आर प्रोवाइडेड बाय द एटीपी मॉलिक्यूल व्हिच इज द रिच एनर्जी मॉलिक्यूल। तो सेल performs many activity। अब वो कौन से एक्टिविटीज है, गौर से देखिए, गौर। वो एक्टिविटीज हमारे पास है सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन भी करता है, तो डेफिनेटली इसको एनर्जी की जरूरत होगी। ग्रोथ करता है, सेल ग्रोथ करता है अपना, तो डेफिनेटली इसको एनर्जी की जरूरत होगी। अब इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन तैयार करता है, तो डेफिनेटली इसको एनर्जी की जरूरत होगी। सो द एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर दीज एक्टिविटीज। यानी एटीपी molecules present in cell provide energy। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल सेल को एनर्जी दे देता है टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्टिविटी के सेल डिवीजन करे, अपना ग्रोथ करे, प्रोटीन सिंथेसिस करे। इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, मेनी एक्टिविटीज है। तो उन एक्टिविटीज के पीछे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल होता है, दैट इज द एटीपी। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी सेकंड नेम क्या है बेटा? इसको आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल।
ये सेल को चूंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है, so therefore it is also known as the energy currency of the cell. इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी हम कह सकते हैं। अब बेटा अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, एटीपी के स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, इसमें बेटा हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 चीजें मौजूद होते हैं। एक हमारे पास होता है राइबोस, एडेनिन, एडेनिन होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक शुगर, दैट इज द राइबोस। राइबोस हमारे पास एक शुगर है, शुगर। जब हम कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज राइबोस। इसके अलावा हमारे पास इसमें 3 फास्फेट होते हैं, 3 फास्फेट मॉलिक्यूल। यानी फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रा करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रा करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी ड्रा करते हैं, तो हमारे पास एटीपी बनेगा। अब किस तरह? ये हमारे पास राइबोस है, राइबोस। ये हमारे पास राइबोस है। अब यहां पर राइबोस के साथ फास्फेट अटैच होते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फेट इसके साथ अटैच होते हैं। ये एक फास्फेट, ये दूसरा फास्फेट और ये तीसरा फास्फेट है। यानी इसी राइबोस के साथ 3 फास्फेट अटैच होते हैं। ये हमारे पास क्या है? राइबोस का स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास क्या है? फास्फेट है, फास्फेट ग्रुप से। अब 1 2 3, तो 3 फास्फेट हो गए, एक राइबोस हुआ और एक हमारे पास एडेनिन है, वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो एडेनिन इस पोर्शन पे अटैच होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यहाँ पर NH3 अटैच होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर इसके साथ एक और चेन अटैच होता है। यहाँ पर भी हमारे पास नाइट्रोजन है, बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एडेनिन हुआ, एडेनिन हुआ। तो इसके स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अब इसी राइबोस को और एडेनिन को, यानी राइबोस और प्लस एडेनिन को कलेक्टिवली हम कहते हैं एडिनोसाइन। अब एटीपी के एब्रिविएशन की तरफ मैं अब बढ़ूंगा। तो इसका मतलब है एटीपी का एडिनोसाइन, और इसमें कितने फास्फेट होते हैं? 1 2 3 फास्फेट होते हैं। तो मैं इसको ट्राई फास्फेट कह सकता हूँ। ट्राई हम 3 को कहते हैं, तो एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट।
ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन मैंने इस वजह से कहा क्योंकि हम राइबोस और एडेनिन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन मैंने लिख दिया और ट्राइफॉस्फेट मैंने इसकी वजह से लिख दिया क्योंकि इसमें हमारे पास कितने फास्फेट होते हैं, 3 फास्फेट होते हैं। अब जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, व्हेन सेल रिक्वायर्ड एनर्जीज, तो वो क्या करता है बेटा, वो करता है ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाता है। ये जो फास्फेट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी एक सेल को मिलता है। सो व्हेन a cell required energy, जब सेल को इस किस्म की एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एक फास्फेट और दूसरे फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इससे कितना एनर्जी मिलता है, 7.3 किलो कैलोरी। या हम फिजिक्स में किलो किसको कहते हैं, किलो हमारे पास बराबर होता है 1000 के। तो अगर मैं इसी 7.3 किलो कैलोरी के हमारे पास किस चीज के बराबर है, 1000 के बराबर है, तो 7.3 इसकी जगह 1000 पुट करे और कैलोरी अपनी जगह पर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, कैलकुलेट करे जितना भी आता है। तो जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे एडीपी बन जाता है। किस तरह मैं ड्रा करता हूं बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा। ये हुआ राइबोस, ये राइबोस का स्ट्रक्चर हुआ, राइबोस। ये बिल्कुल उसी तरह आएगा। यहां पर NH3, यहां पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। ये भी अपनी पोजीशन की तरह आएगा सेम, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड और ये इसके साथ अटैच होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर उसी तरह आएगा। अब जब इसके दरमियान जो बॉन्ड था वो अब टूट चुका है तो इससे ये एक फास्फेट रिमूव हो जाता है और हमारे पास कितने फास्फेट बच जाते हैं, ये एक फास्फेट ही और एक फास्फेट ही। तो अब हमारे पास कितने फास्फेट बचे, ये एक फास्फेट और ये दूसरा फास्फेट। तो अब इसका एटीपी नाम नहीं होगा, अब इसका नाम होगा एडिनोसाइन। एडिनोसाइन तो इस वजह से मैं कहता हूं क्योंकि ये हमारे पास राइबोस है और ये हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि एडेनिन और राइबोस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एडिनोसाइन कहते हैं, एडिनोसाइन। और अब हमारे पास कितने फास्फेट बचे, अब एक फास्फेट तो इससे रिमूव हुआ, 2 फास्फेट बचे। तो 2 फास्फेट को हम डाई फास्फेट नहीं कह सकते क्या, तो अब हमें इसको एडिनोसाइन डाई फास्फेट कहेंगे, फास्फेट। यानी अब ये हमारे पास एडीपी बनेगा। तो जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है और प्लस इससे एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी हमें मिलता है, एनर्जी। तो जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये जो फास्फेट के दरमियान बॉन्ड है ये हमारे पास ब्रेक हो जाता है, इससे एडीपी बन जाता है क्योंकि एक फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट तो इससे रिमूव हो जाता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट इससे रिमूव हो जाता है तो इससे एडीपी बन जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक और लफ्ज हमारे पास यूज होता है एएमपी, एएमपी यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब एटीपी में हमारे पास कितने फास्फेट थे, 3। एडीपी में हमारे पास कितने फास्फेट होंगे, 2। अब अगर मैं इसके दरमियान जो बॉन्ड है इसको भी अगर मैं ब्रेक करूं
तो अब हमारे पास एक फास्फेट बचेगा। तो जब हमारे पास एक फास्फेट बचता है तो उस स्ट्रक्चर को फिर मैं क्या कहूंगा, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। मोनो हम एक को कहते हैं, ये एक फास्फेट बचा, इस वजह से हम इसको एडिनोसाइन मोनोफास्फेट कहते हैं। अभी हमारे पास एक फास्फेट है तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट। अब बेटा इसके बाद हमारे पास है एक साइकिल है, दैट इज द एडीपी एंड एटीपी साइकिल। एडीपी साइकिल। डिफिनीशन लिखवा देता हूं कि एडीपी और एटीपी साइकिल क्या है। तो विन जब हमारे पास ये देखिए बेटा, ये एटीपी है, जब एटीपी हमारे पास कन्वर्ट होता है एडीपी में, जब एटीपी हमारे पास कन्वर्ट होता है एडीपी में, और अगेन यही एडीपी जब कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी एडीपी साइकिल। यानी व्हेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी and again ADP is converted into ATP, this is known as the ATP ADP cycle। तो definition लिखवा देता हूं कि when ATP is converted into ADP and ADP is converted into ATP is called, इसको हम क्या कहते हैं, ATP ADP साइकिल हम इसको कहते हैं। तो जब हमारे पास ये ATP हुआ, जब ये ATP हमारे पास कन्वर्ट होगा ADP में, और अगेन जब ये ATP हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू ATP, तो इसको हम क्या कहते हैं, ATP ADP साइकिल हम इसको कहते हैं। अब किस तरह ATP ADP में कन्वर्ट होगा और किस तरह अगेन ADP इस तरह इसमें कन्वर्ट होगा, तो चले देखते हैं। ये हमारे पास ATP है, जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो इससे एक फास्फेट रिमूव हो जाता है। वो मैंने आपको इससे पहले स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया कि किस तरह इससे एक फास्फेट रिमूव हो जाता है। तो इससे हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव हो जाता है और इससे हमारे पास एडीपी बन जाता है। अब अगेन बॉडी में एट द सेम टाइम, उसी वक्त जब हमारे पास एटीपी कन्वर्ट होता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसी वक्त हमारे पास एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन होता है, वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। यानी एट द सेम टाइम मेरे बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है और एटीपी की ब्रेकडाउन भी होती है। तो इसी टाइम हमारे पास एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन हो जाता है और इससे हमारे पास बन जाता है एटीपी। अब याद रखिए बेटा, जब हमारे पास एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन हो जाता है और इससे हमारे पास एटीपी बन जाता है, तो इसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है। यानी ये हमारे पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी चूंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ तो जिस मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर होता है हम इसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और इससे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इसको कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स अ लॉट।